स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम हमारे उन विश्लेषकों के साथ में चर्चा करेंगे जो चुनाव के दरमियान पूरी तरह से हमारे दर्शकों को बताया, उन्होंने मार्गदर्शन किया कि कैसे क्या है। लेकिन अब परिणाम सामने आ चुके हैं, तो उसको लेके हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो तस्वीर सामने आई है उसको लेके पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है इस पे। देखिए, जिस तरह का उबाल और उत्साह देख रहा था मैं इस पे पूरे चुनाव में, उससे लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से स्वीप करेगा। क्योंकि इशू था कि महंगाई है, बेरोजगारी है और प्रवास को आवास में वापस बदलना है, यारियों को इकट्ठा करके लाना है। ये बड़ा अपीलिंग लग रहा था। और अलग अलग डिबेट्स में मैंने देखा कि ये सारी चीजें इफेक्टिव हो रही है। लेकिन जो बदला हुआ मत व्यवहार है, उसकी सिर्फ दो इफेक्ट नजर आते हैं। एक तो ये कि वो जो महिलाओं को जो 10,000 रुपया स्टार्टअप के लिए दिए या खर्च के लिए दिए, तो उसमें बड़ी लंबी संख्या है। और लग रहा था ऐसा कि बिहार की चेतना को आप परचेज नहीं कर सकते। मताधिकार इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मताधिकार। और फिर दूसरी बातें हैं, जिस तरह का ये वो एक अलग ही किस्म का सारा सामाजिक समीकरणों का सिलसिला भी था। जातियों के नेताओं के मत प्रबंधन का सिलसिला था, इधर से उधर करने का सिलसिला था, वो बना नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रांगली, जैसे अंता को जब कंपेयर करता हूँ इस इलेक्शन के साथ में, तो पता लगता है कि हमारे यहाँ के जो सोशल सामाजिक समीकरण जो बनाए वो बहुत प्रभावी रहे। और निश्चित रिजल्ट एक तरीके से आ गया। मीणा एक तरफ थे और धाकड़ एक तरफ थे, तो वो माली एक तरफ थे, तो उसमें जो कुछ बचता है वो इतना बड़ा पोर्शन बचता है कि प्रमोद जिम्बाया को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और फिर जब आप लोक नेता होते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और फिर जब दोनों तरफ से बड़ा जबरदस्त तरीके से जो प्रचार हुआ, वसुंधरा जी भी गई और अशोक गहलोत से गए, और फिर साथ साथ में ये समझा जा रहा था कि दो मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति से चुनाव में कुछ और परिवर्तन का सिलसिला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो मीणा साहब जो निर्दलीय लड़ रहे थे, उनकी जो पहचान रही है, वो सिर्फ एक वैसे नेता के रूप में रही जो जननेता नहीं है, कम्युनिटी के नेता के रूप में वो आए, तो उसमें कुछ इजाफा हो नहीं सका। लेकिन बिहार बहुत अलग किस्म से है। बिहार में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर गए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर हमें लगता था कि जब देख रहे थे तो लग रहा था कि जो तेजस्वी ने अपनी यात्राओं के साथ में ये जो नौकरी देने का जो तोड़ दिया, ये शायद वो 10,000 रुपए को मात करके और एक परमानेंट उसके ऊपर लोगों को आकर्षित करेगा। लेकिन महिलाओं ने बाकायदा वही किया जो अब नीतीश को जो अपेक्षा थी, अब एनडीए को जो अपेक्षा थी, तो उसने सारा सब चुनाव का सीन ही बदल डाला। और जिस तरीके से बदला वो पटाखे उड़ गए। समझिए, आपके लोग कह रहे कि ये हुआ क्या। कायदे से चीजें समझ में आती हैं, समझ में आने के बाद में, लेकिन अब आप उसमें कुछ परिवर्तन, कांटे की लड़ाई रही है, कोई शक नहीं है। और जो जो चैन जिस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चीजें प्लान की और जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई, वो लाजवाब रही। उसको परास्त करना बहुत मुश्किल काम है। वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या कर जाते हैं उसमें सब कुछ। और उसमें ये मानते हैं कि इस चुनाव की लड़ाई में सब मान्य है। मतलब किसी भी तरीके से लक्ष्य हासिल करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य उन्होंने हासिल किया, जबरदस्त तरीके से किया है, तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, जांचना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें थी जो काम कर रही है। तत्काल कोई रिएक्शन उस पर देने का कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि अब चुनाव का वो वक्त रह गया है। पहले हवाबाजी से इनसे चल जाता था, आगे आगे गाड़ी चलती थी, एक दिन पहले बोरिंग हो रही है, सड़कें बन रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं वो। लेकिन अब विकास भी बोलता है। इस इलेक्शन में अगर पूरे कैंपेन में देखें तो सुशासन बनाम एक जंगल राज का ऐसा नैरेटिव सेट किया गया और ये कहा गया कि अगर बिहार में सरकार बदल गई तो वापस से वही राज आ जाएगा। और आप लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है, जीविका दीदी 10,000 रुपए की जो जिक्र अभी ओम जी कर रहे थे, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। हालांकि 30,000 का वादा किया था
मकर संक्रांति को लेकर के तेजस्वी ने उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी भी दूंगा, लेकिन वो कहीं गले नहीं उतरी। उसकी बात एक और कहनी पड़ेगी, आप देखिए स्टेज शो, रोड शो सब कुछ करते रहिए, लेकिन आपके धरातल पे भी वर्कर्स की फौज उसी तरह से दिखनी चाहिए। साइलेंट वर्कर्स आपके होने चाहिए। जो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी ने दोनों पर मार की है, महागठबंधन पे, धरातल पे काम की, जिनके पास में आरएसएस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो काम करता है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बेशक उनके लिए राहुल गांधी कुछ भी बोले, दूसरे महागठबंधन के दल कुछ भी बोले, लेकिन ये धरातली जो मजबूती है बीजेपी की, इसे खारिज नहीं कर सकते। और मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को यात्राएं, बयानबाजी, उससे ज्यादा ये देखना चाहिए कि हम धरातल पे कितने मजबूत है। हरियाणा के लिए बात तो करते हैं, हरियाणा के लिए प्रमोद वशिष्ठ साहब जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन के पूरे कैंपेन में वहां थे। इन्होंने कई बार कहा कि भाई आप सड़क पे हवा तो दिखा रहे हो, लेकिन धरातल पे बूथ के एजेंट कौन बनेगा? वो तो आपके जिलों में कार्यकारिणी बने सालों हो गई, वही नहीं है। मैं वापस प्रमोद जी का ही करना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि रोड शो, हवाबाजी, उसके साथ में धरातल पे भी टीम होनी चाहिए आपकी, या बयानबाजी से काम चल जाता है? बिल्कुल योगेंद्र जी, धरातल की टीम के बिना तो काम चलता ही नहीं। लेकिन देखो, मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हालात ये होंगे, अगर 25 सीट नहीं आई तो विपक्ष का नेता बनना भारी पड़ जाएगा। जो बता रहे हैं कि 25 पे आगे गाड़ी जो टिकी है शायद, तो ये तो अभी कांग्रेस को पूरी तरह स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। देखो, एक कन्हैया कुमार 2019 से एक बयान देते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बयान है सही है कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को मजबूत करनी पड़ेगी। इस बात को मान नहीं रहे। अब बिहार में दो ऐसी चीजें हुई हैं कि तेजस्वी क्यों चाहेंगे कन्हैया कुमार जैसे युवाओं को आगे बढ़ाना इस चीज का। अब जो यहाँ तो एक मुद्दा था भाई, वोट चोर वोट चोर। अब वहाँ कई फॉल्ट हुए, कई गलतियां हुई हैं। अब वैसे जैसे मान लो ये कहें भाई वोट चोरी हो रही है, इधर गहलोत जी आज ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए खातों में सीधे डाल दिए। अरे खातों में डाल दिए या वोट चोरी हुई, दोनों में से एक चीज पर आप टिको, सारी पहली बात। तो दूसरा, छठ पर्व एक इंटरनेशनल पर्व है, बिहारी होगा, कहीं भी बिहारी होगा वो बिहार में जरूर जाएगा छठ पर्व को मनाने। उसको राहुल गांधी ने बयान दे दिया था उल्टू, आपको पता है वो। आपने क्या देखा कि छठ पर्व पे राहुल गांधी लाइन में लग के प्रसाद लिया हो, या आपने इस चीज को देखा कि कभी राहुल गांधी को दिया जलाते हुए? इन चीजों से, छोटी चीजों से जुड़ना पड़ेगा। छठ पर्व सर उसका बड़ा महत्व है। मतलब आम जनता से अटैचमेंट नहीं है, आम जनता से यहाँ निश्चित रूप से इसकी समीक्षा में ये बात तो आएगी कि कांग्रेस को बूथ स्तर पर जो पन्ना प्रमुख बने हुए हैं वहां तक पहुंचना होगा। हाँ, बड़ा अच्छा बयान राहुल गांधी ने जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर जो उन्होंने अभी जो किया है, हो सकता है उसमें सफल हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। कि उन्होंने कहा है कि ऐसे जिलाध्यक्ष हम बनाएंगे जो डायरेक्ट मुझसे ही मिलेंगे, डायरेक्ट उनको पूरा अधिकार रहेगा अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का, वो नेताओं कठपुतली नहीं रहेंगे। लेकिन क्या नहीं रहेंगे? उनका वो बयान आज भी सार्थक है कि हमारे जो बब्बर शेर है उनमें पीछे से पट्टा बंधा हुआ है बीजेपी का। उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई, उनमें क्या हुआ? उदयपुर में कोई निर्णय लिए, जहां भी इनका महासम्मेलन हुए कांग्रेस के, उनमें निर्णय कितने उन पर क्रियान्वित हुई है? तो ये इस चीजों से, इन चीजों को देखो देखना पड़ेगा। खाली अब ये नहीं कि भाई अंतर सीट जीत गए, राजस्थान की एक सीट जीत गए तो जबरदस्त मिठाई, ठीक है खुशी मने, पूरी वो सारी चीज हो, सारी चीजों की। लेकिन वहां जीत तो एक प्रत्याशी बहुत मजबूत है, वो पैसे वाले हैं, धनबल, वहां भी धनबल का उन पर आर के भाई उन्होंने बांटे, चलो वो अलग चीज है। लेकिन मेन जो चुनाव था ये बिहार का था। बिहार में जो जितनी बुरा महागठबंधन का जो महासफाया हुआ है, ये एक बहुत ही शोचनीय। और कांग्रेस के लिए, राष्ट्रीय जनता दल का, उनको कोई इतना क्या फर्क हो तो चलो अगली बार वो करेंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए पांच छह सीटें आना एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत बड़ा पहलू है। हाँ, बिहार की जनता ने बहुत ही चुनाव को उससे, और जो किंग मेकर था उनको भी दिखा दिया। जीत से ज्यादा हार के चर्चे हैं उनके, 0 पे अटके। तो ये बहुत पूरा मंथन करना होगा सर। जो अब जैसे इन्होंने चलते चुनाव में हरियाणा में के बोला हाइड्रोजन बम फटेगा, अब हरियाणा जगह बम बिहार में फट गया हाइड्रोजन बम। अब बिहार का बम बंगाल में फटेगा। हाँ, बंगाल का तो देखो अभी क्या है, बंगाल है, फिर असम है,
अपने भी तमिलनाडु है, वो चुनाव का तो अब लाइन लगेगी मई तक, 2026 मई तक। जनवरी में बिहार, ये जनवरी में शायद बंगाल का हो जाएगा। तो वहां भी अब बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी उससे काम, अब चलो वहां तो है ही नहीं, वहां तो ममता बनर्जी से इनका मुकाबला है, जिस तरह भी जो भी हो, वहां तो मुश्किल, मुझे लगता नहीं कि वहां इतना आसान होगा चुनाव का। लेकिन अब एक बात और है, देखो इसमें इतनी ज्यादा बड़ी हार, जो इतना बड़ी हार ना कुछ मन में है ना दुख दुख सी सक्सा पैदा करती है कि ये इतनी बड़ी हार क्या हो सकती है, इतना ज्यादा वोट सीटें कमा सकती है लालू प्रसाद यादव का, वहां और ऐसी चीजें वो दिख रही थी। तो ये चीज है ना थोड़ी सी संशय भी पैदा कर रही है। और ठीक है, जीता वही सिकंदर, अब इसमें कौन क्या बोल सकता है, नहीं डबल इंजन की सरकारें चलिए हैं सब। राजीव जी से लूंगा। राजीव जी, कहीं किस तरह का संशय पैदा हो रहा है अभी इतनी बड़ी जीत को लेकर के? प्रमोद जी को लगता है कि बिल्कुल सफाया ही हो गया, तो ये भी बड़ा एक संशय पैदा कर रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा है? देखिए, संशय अब वहां जो तरीके का माहौल था, मतलब शुरुआत में तो लग रहा था कि अच्छा कांटे का मुकाबला होगा महागठबंधन और एनडीए के बीच में, लेकिन जो नतीजे आए वो कहीं सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी के हिसाब से, जिस दिन तेजस्वी को वहाँ मुख्यमंत्री का घोषित किया है उम्मीदवार, बनाया। हाँ, चेहरा बनाया, उसके बाद से वहां की जनता में कुछ अनरेस्ट सा हुआ, कुछ मतलब एक बेचैनी सी महसूस हुई, क्योंकि तेजस्वी अभी अपने पिता लालू यादव की छाया से मुक्त नहीं हो पाए। जो जंगल राज वाली बात आपने कही, तो वो उनके पिता के शासन काल के दौरान को ही एनडीए जंगल राज के रूप में प्रचारित करता रहा, और तेजस्वी को मुख्य चेहरा घोषित करना, वो उस छवि से कहीं मुक्त नहीं हो पाए, तो लोगों का एक विदकना हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ इस तरीके की असामान्य सी घोषणाएं कर दी, जैसे एनडीए ने, नीतीश सरकार ने 10,000 रुपए महिलाओं को दिया, उन्होंने कह दिया हम 30,000 देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे। तो इस तरीके की जो घोषणाएं हुई, जो एक आज आम मतदाता कोई मूर्ख नहीं है, वो हर चीजों को समझता है कि ये चीजें कोई पार्टी दावा कर रही है या अपने मैनिफेस्टो में ला रही है, घोषणा कर रही है, तो इसको पूरा भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए ही इस तरीके की घोषणाएं की जा रही है। तो आम आदमी पूरी तरह से समझता है जो संभव चीजें हैं, या जो सरकार से जो उसकी अपेक्षाएं होती है वो ही पूरी हो, उन्हीं चीजों की घोषणाएं करें। हवाबाजी में तेजस्वी को आप उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज या उनका प्रचार करने का तरीका या हर चीज, ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद पाने की बहुत जल्दीबाजी में है। तो वो जल्दीबाजी में कुछ इस तरीके की चीजें भी कर बैठे जो जनता को नापसंद थी, जनता उन चीजों से संतुष्ट नहीं थी। तो इन सब चीजों को लेके ही कहीं ना कहीं इस तरीके का जो नतीजा आया है, या मैं भी कहीं सुन भी रहा था या पढ़ रहा था कि ये शायद 1952 के बाद के चुनाव में इतना जबरदस्त मैंडेट ये पहली बार मिला। तो इस तरीके का नीतीश कुमार की एक जो कार्यशैली है वो लोगों को पसंद थी। वो तुलना नीतीश कुमार की कार्यशैली और तेजस्वी की कार्यशैली को ही लेकर लोगों ने की होगी। मतदाताओं के तो जहन में दो ही ये चेहरे थे, तो उनको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आकर्षित किया हो। फिर उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार। मैं राजीव जी किसी साइट पे पढ़ रहा था, तेजस्वी की खुद की इंडिविजुअली अगर छवि की बात की जाए और वो जुझारू जिस तरह से, उनका कोई नैरेटिव ऐसा वहां बिहार में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा एक नैरेटिव सेट किया कि वापस जंगल राज की वापसी हो जाएगी, क्योंकि लालू के छत्र छाया से, जैसे आपने जिक्र भी किया पहले, कि उससे बाहर नहीं निकल रहे नीतीश, तो माफ करेगा तेजस्वी, तो तेजस्वी अगर बनते हैं तो सारा दखल लालू का होगा। ये एक बड़ा नुकसान मुझे लगता है कि इस चुनाव में तेजस्वी को उठाना पड़ा है। बिल्कुल, महागठबंधन को इसी तरीके के नुकसान हुए, तभी जिस तरीके के नतीजे आए उनसे हम यही आकलन कर सकते हैं कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। युवा है, सब कुछ है, अच्छी बात है, एक गठबंधन ने कर दिया। तो उसके बाद वो जो छत्र छाया जैसा आपने जिक्र किया, वो उससे कहीं मुक्त नहीं हो पा रहे थे। वो कहीं मतलब अपने आप को, ये जैसे उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव ने अपने आप को मतलब मुलायम सिंह की छवि से एक अलग, एक सौम्य छवि, एक अच्छा शासन देने वाले नेता के रूप में जाहिर किया, तो लोगों ने वहां उनको चुना भी। एक वो अलग बात है, बाद के चुनाव वो हारे, लेकिन एक चुनाव में तो वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे।
तो ये सब चीजें एक आम जनता काउंट करती है, जहां वोट देने जाती है, जहां सरकार चुनने जाती है, तो ये सब चीजें जहन में आती है कहीं ना कहीं एक आम मतदाता के। और दूसरी तरफ हम कांग्रेस का देखें, कांग्रेस की स्थिति, अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं इन जो क्षेत्रीय दल है उनका पिछलग्गूपने से हटना होगा और अपने एक खुद का आधार तैयार करना होगा। आप स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश में भी वो एक मतलब क्षेत्रीय दल का पिछलग्गू, और बिहार में भी कहीं क्षेत्रीय दल का। उत्तर प्रदेश में एक ही सीट आई यहाँ, या 4 या 5 सीटें आ रही हैं, सीपीआई एमएल से भी कम सीटें आ रही हैं, सीपीआई एमएल की तो 5 आ गई, कांग्रेस की तो 3 या 4 ही आ पाएंगी। बंगाल में वो साफ है। तो पूरे देश भर में एक जो मजबूत विपक्ष की हम बात करते हैं, जहाँ 2 दलीय व्यवस्था, बाकी तो क्षेत्रीय दल है, तो कांग्रेस देश भर में मजबूत रहेगी, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र हमारे यहाँ का मजबूत होगा। तो कांग्रेस को अभी अपना कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे प्रदेशों में वो किस तरीके से मजबूती से कहीं आगे बढ़े। अब रही बात अपने अंता उपचुनाव की, जो आया नतीजा, तो मैं वो भी वापस आता हूँ अंता पे आप लोगों से मैं वापसी भी सेकंड राउंड में बात करना चाहूंगा। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, अंता के रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? ये पहले ये हो गया क्या खत्म पे? ये इसको तो ले लीजिए सब। बिहार पे टिप्पणी में कहना चाहता हूँ आपका, लेकिन वीडियो फ्रीज हो रहा है, वीडियो पीसीआर एक बार देखिए, वीडियो फ्रीज हो रहा है ओम सैनी साहब का। मैं तो चल रहा हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, तो मैं आता हूँ आपके पास में वापस, जब तक मैं एक बार राजीव जी को अंता पे कंटिन्यू करना चाहूंगा जी। हाँ जोगेंद्र जी, अंता वाली बात है। अंता में जो नतीजा आया, मतलब ये सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक झटके वाला तो है ही, क्योंकि अंता चुनाव का जो सारा एक बैकग्राउंड या हर चीज देखें तो वो पूरे भाजपा के अनुकूल थी। भाजपा इस सीट को आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि उसका वहाँ संगठन मजबूत है, वो उसका पुराना गढ़ है, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो दबदबे वाला इलाका है, प्रदेश में सरकार है, सत्ता पक्ष है, सब कुछ है, संगठन भी अच्छा मजबूत है, ऐसा नहीं कह सकते। और वहाँ का जो मतदाता अभी है उसका रुझान जनसंघ के जमाने से ही इस विचारधारा के प्रति रहा है। तो भाजपा के लिए पूरी एक अच्छी एक ग्राउंड तैयार था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हार हुई है तो बहुत बड़ी नाराजगी, मतलब मैं उस रूप में देखता हूँ कि या तो वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपने नेताओं के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी होगी, या सरकार के कामकाज या उनकी सुनवाई नहीं होना, जो कि एक अमूमन आमतौर पे आरोप लगता ही रहता है कि भाजपा के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता है, उनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, या उनके बताए हुए काम नहीं हो रहे, या सांसद विधायक उनकी सुनवाई नहीं करते। तो उन सब चीजों के कारण भाजपा को ये इस तरीके का एक नतीजे का सामना करना पड़ा। तो ये पार्टी के लिए, उनके लिए चिंता की बात है। समीक्षा तो वो लोग करेंगे, जैसा भी चाहे वैसे समीक्षा करें, और वो कमियां खामियां जो है उनको दूर करने के क्या उपाय करते हैं तो पार्टी देखेगी। लेकिन निश्चित तौर पे वहां कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे उनकी अपनी एक मतलब भूमिका अलग ही है। वो वहाँ घर घर में लोकप्रिय है, वो 5 चुनाव लड़ चुके, 3 बार वहां से विधायक बन चुके, उनकी घर घर में पकड़ है। तो भाजपा कहीं उनका तोड़ नहीं तोड़ पाई। वसुंधरा राजे ने खुद ने कमान अपने हाथ में संभाल ली। वो कई नेताओं की ऐसे आरोप लगते हैं कि जो प्रभावशाली और जो वहां के उस जिले के नेता है, जैसे मदन दिलावर, हीरालाल नागर, ये मंत्री हैं, इनको वहां बिना वसुंधरा राजे की इजाजत के घुसने ही नहीं दिया, प्रचार में इनको बुलाने ही नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है क्रेडिट की लड़ाई हो वहां स्थानीय जो नेता हैं ये लोग सब। तो इन सब कारणों से भाजपा को मतलब ये कहीं ना कहीं झटका लगा है सरकार रहते हुए। तो इससे कहीं मुख्यमंत्री भी अछूते नहीं रहेंगे, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि उनकी सरकार है, उनके कामकाज जनता तक क्यों नहीं पहुंचे। प्रचार तो भाजपा के लोग बहुत बड़ा लंबा चौड़ा करते ही हैं जी। वो एक रूटीन प्रक्रिया है, जैसा कि आप मानते हैं इसे। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, अंता को लेकर के, बिहार पे आप लोगों ने काफी कुछ फोकस किया, लेकिन मैं अंता पे जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, सामाजिक समीकरणों को समझ करके जिस तरीके का बिहेव करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, उसने किया। और प्रमोद जैन भाया जितना पॉपुलर है उस इलाके में पहले से देखा हुआ है, और पराजय से घबराने वालों में से नहीं है। इस चक्कर में वो खुलकर, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि बाकी मतलब मीडिया एक तरफ हो गए और
क्या कहते हैं, मालवीय एक तरफ हो गए, लेकिन बाकी जातियों के कॉम्बिनेशन से बड़े आराम से प्रमोद जैन भाई निकल करके आ गए। और उनके साथ में भी फिर पूरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस थी, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और सारे प्रदेश के लीडर सब लोग मौजूद थे, लेकिन सामाजिक समीकरण बनाने में तो फिर मेरा ख्याल है कि इन लोगों को ज्यादा महारत रही है, जो सब पूर्व मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये नतीजा रहा इसका। मैं बिहार के लिए कहना चाहता हूँ, खासतौर से कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूँ कि बड़ा गलत ख्याल है कि कांग्रेस को कोई पहली बार झटका लगा है। 1967 में कांग्रेस के साम्राज्य को तहस कर दिया था लोहिया जी ने, अपोजिशन ने पूरे हिंदुस्तान में, तो जॉइंट फ्रंट की पॉलिटिक्स से वापस इमर्ज हुए थे। 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पूरे देश में कहीं तक छोड़ा नहीं था, फिर कांग्रेस खड़े होने की स्थिति में तो आ गई। विचार बहुत महत्वपूर्ण है, विचार से अगर आप कंप्रोमाइज कर लेंगे तो उसके बाद में आपकी हैसियत वोटिया लोग जैसी हो जाएगी। कांग्रेस वोटिया पार्टी नहीं है। इस तरीके से शाह जी के और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्थापित करने के लिए अपने पूरा जोर लगा करके काम करती है, उसी तरीके से कांग्रेस का विचार भी इसके लिए काम होता है। तो इसमें इतना कोई आहत होने का सिलसिला नहीं है। जिनको अगर वापस खड़ा होना होगा तो खड़ा हो लेंगे, वरना तो पराजय दे लेंगे। जी चलिए, एक तरफ आप तस्वीर देख रहे होंगे भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय की, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है बिहार में मिले प्रचंड बहुमत को लेकर के। मैं वापस से, क्योंकि समय कम है, मैं राजीव जी और प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, आप अंता, राजस्थान के अंता की अगर बात करें, क्योंकि राजस्थान के आप रहने वाले हैं, दिल्ली में आप देखते हैं सारा, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? कुछ इनपुट मिला आपको वहां पे? देखो, दिल्ली में जो पिछले 2 महीने से राजस्थान के बड़े लीडरों के बीच में जो विवाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के में, कभी कोई नेता आ रहा है, कभी कोई मिल रहा है, कभी किससे मिल रहा है, अपनी सफाई दे रहे हैं, तो उसका भी एक कारण है। दिल्ली में चर्चा है कि राजस्थान में नेताओं में विवाद है, लेकिन यहाँ तो नहीं लगता ऐसा। नहीं, आप देखो ना, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विधानसभा वसुंधरा राजे कई बार मिल रही हैं। ये तो सारा चिट्ठा पेश किया जा रहा है, 50 सीएम का चिट्ठा पेश हो रहा है, कभी किसका हो रहा है। तो ये बड़े नेताओं का विवाद का भी एक कारण है। और कांग्रेस, और इससे ये भी देखो, कोई भी उपचुनाव अगर हारती है सत्ताधारी दल, तो भाजपा सरकार की पूरी तरह से उनकी गलत नीतियां कोई है जो जनता ने हराया, 2 ही चीज मानी जाएंगी। लेकिन ये बड़े नेता जो मंच पे नारा लगा रहे थे कि मोरपाल मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो, अब ये मेरे को लगता है मंच पर ही नारा था ये कार्यकर्ताओं में। तो ये देखो, निश्चित रूप से। और आपको कैसे, आप योगेंद्र जी, आप तो राजस्थान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, वहां के जो लीडर हैं अमरोती उधर क्षेत्र के, हमारी उधर ही बात हुई काफी लोगों से सारी, उनमें तो बड़ा विवाद है और वहाँ बड़े बड़े लीडर हैं। इस तरह की जैसे तस्वीर देख रहा हूँ प्रमोद जी, तस्वीर देख रहा हूँ, हमें तो ये लगता था कि गमछा केवल गोविंद सिंह डोटासरा घुमाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय में जाने के बाद में गमछा घुमा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो गमछा, अब तो गमछा क्या है, खुद का गांगुली की तरह कुर्ता उतार के घुमा दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बिहार जीता है, बिहार जीता है, बिहार बड़ी बात है देश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का बड़ा महत्व है। और फिर अब बंगाल का रास्ता साफ होता है, हो सकता है जल्दी चुनाव घोषित करा दे, कोई पता नहीं है, जनवरी में तो है इनका बंगाल का ड्यू, तो इसलिए बंगाल का चुनाव कोई पता नहीं बहुत जल्दी आ जाए। क्योंकि अब इनको पूरी तरह से ताकत मिली है। बिहार जैसी स्टेट से, कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है, बड़ी बहुत ही। अब देखो, जीता वही सिकंदर है। अब आप कुछ भी कह लो, चाहे वोट चोरी कह लो, चाहे 10,000 रुपए खातों में महिला में डालना कह दो, कुछ भी कह लो। और फिर उन्होंने किंग मेकर वो 0 पे लाया, जो कह देते कि साहब मैं मुख्यमंत्री बनाता हूँ, आज वो देखो हालात उनके 0 पे पड़े हैं पूरी तरह से। तो जो आज तो खुशी का दिन है उनके लिए, मनाना भी चाहिए खुशी। देखो बिल्कुल, चलिए समय कम है, मैं एक बार राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। तो राजीव जी, हम वाइंड अप करेंगे और एक बार फिर आपसे अंता को लेकर के, क्या वाकई इसमें कहीं कुछ जवाबदेही भी होगी, या फिर चुनाव के बाद में सब भूल जाते हैं, नेक्स्ट जो भी स्टेप है उसमें जुट जाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये तो चुनाव की हार है, हार और जीत तो होती रहती है पार्टियों में,
इस समीक्षा की बात आज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी की है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब समीक्षा की मतलब जरूरत है। इनके कार्यकर्ताओं को सारी चीजें मालूम है कि क्यों हारे। अब समीक्षा के नाम पे किसको दोषी ठहरा सकते हैं, या तो मौजूदा मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को, मतलब दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो किसी की मतलब हिम्मत नहीं हो सकती कि इतने बड़े नेताओं के लिए कहीं कहा जा सके बेचारे कोई छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पे कोई गाज गिरानी हो, कोई मंडल अध्यक्ष बदल दें कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन समीक्षा वगैरह तो मतलब हम भूल जाए जी वो होगी नहीं जी। जो कहने की बातें होती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बाद में क्या होगा सब देखते हैं कि कार्यकर्ता ही हैं। अगली बार के लिए जीतिए, जुट जाइए, क्योंकि क्यों किसको नाराज करना है, क्यों किसी को देखना है। पार्टी के सामने भी काफी चैलेंजेस होते हैं। आपको अभी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ाने, आपको पंचायत राज के चुनाव लड़ाने, कार्यकर्ताओं तो इन्हीं से ही काम लेना, लीडरशिप भी यही रहेगी। तो चले मैं माफी चाहूंगा, जो जीते उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हारे उनके लिए मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल उन्हें खड़े होकर के आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए और लड़ना चाहिए। हार की वजह क्या रही इस पे भी विचार जरूर करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।